ओके, तो कोई डाउट्स पिछली क्लास में? ओके, तो कल जैसे मैंने क्वेश्चंस कराए थे कि आप वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालो या वैल्यू ऑफ सम अननोन कोई भी आपको वैल्यू दी होगी क्वेश्चन में, वो निकालो सच दैट आपका सिस्टम जो है यूनिक सोल्यूशन रखता है, नो सोल्यूशन रखता है, मोर देन वन सोल्यूशन रखता है, या सिंपली वो ये भी पूछ सकते हैं कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो सपोज हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, से क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बुक का एक्सरसाइज 4.1 का। ये कहता है कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये वाली, तो ये कितनी इक्वेशंस हैं? नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी है? 3। वेरिएबल्स कितने हैं या अननोन्स कितने हैं? 3 वेरिएबल्स हैं। लेकिन हमें क्या बोला है कि आप वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालो। अब एक की बात नहीं कर रहे, हमने कल जितने क्वेश्चन करे उसमें ए की वैल्यू की बात कर रहे थे, अभी बोल रहे वैल्यूज ऑफ ए एंड बी निकालो सच दैट आपका जो सिस्टम है वो कैसे सॉल्यूशन रखता है, हर केस में निकालना है, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सारे केसेस में ये आपसे सॉल्यूशन मांगता है। तो हम क्या करेंगे, एक्लेन फॉर्म कन्वर्ट करेंगे इसको। तो पहले हम ऑगमेंटेड फॉर्म लिखते हैं। ऑगमेंटेड फॉर्म क्या होगा भाई, बताओ? 1 1 5 1 1 3 1 मैम कहाँ पे भाई आएगा? फर्स्ट रो में 5, ठीक है, प्लस है, ठीक है, 1 3 ए एंड 1। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है सच दैट इस सिस्टम की, पहले हम एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। इन एनी केस कोई भी तरीके का क्वेश्चन आप पहले उसे एक्लेन फॉर्म टाइप में कन्वर्ट कर लो। तो क्या करें, पहला ऑपरेशन R2 into R2 minus R1। तो ये हो गया 1 1 5 0, ये बनेगा 0, ये क्या होगा -1, ये होगा एंड बी। और क्या करें, R3 minus R1 3 going to R3 minus R1। तो ये 0 2 1 A minus 5 एंड 1। अब फिर नेक्स्ट बताओ, R3 minus 2 R1 तो R3 going to R3 minus 2 times R2 करना है, 1 नहीं, 1 करोगे तो इस पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो 1 1 5 0 0 1 3 minus 5 B 0 2 minus 2 0, फिर यहाँ पे a minus 5 minus 2 times 3a minus 5, तो ये हो गया a minus 5 minus 6a plus 10 minus 5a plus 5। ठीक है, और ये होगा 1 minus 2 into b। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक? ओके, तो अब हम करने को तो एक्लेन फॉर्म में करने के लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं थर्ड रो को -5a + 5 से, बट मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, आप कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अब पहले हम देखते हैं कि अगर हमें नो सॉल्यूशन चाहिए तो क्या होना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं भाई, इक्वेशन क्या बनती है, इसको 0 और इसको नॉट 0।
ठीक है, -5a+5 हमारा 0 हो जाए अगर, एंड एट द सेम टाइम 1 - 2 भी नॉन जीरो होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो वो 0 = 0 इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा, फिर तो हमें कहीं इनकंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर ये वाली वैल्यू 0 है और ये वाला वैल्यू नॉन जीरो है, तो हमें कैसा वैल्यू मिलेगा, 0 = सम नंबर a विच इज नॉन जीरो। तो 0 ≠ 0 इज नॉट पॉसिबल, तो हमें नो सोल्यूशन मिलेगा। तो -5a+5 = 0 मतलब a की वैल्यू 1 आ गई, और 1 इज नॉट इक्वल टू 2b, मतलब b इज नॉट इक्वल टू 1/2 हाफ। तो हमें नो सोल्यूशन किस केस में मिला, a की वैल्यू 1 पे, b की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1/2 पे हमें नो सोल्यूशन मिला। ठीक है, कोई डाउट इस पे? नेक्स्ट हमें चाहिए कि यूनिक सोल्यूशन कब आए। मैम हाँ जी, ये समझ में नहीं आया कि 1 - 2b माइनस जीरो है। नहीं मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही, आवाज औरों को भी नहीं आ रही क्या? मैम आ रही है। फिर वो ऑन करो, मेरा नेट तो सही चल रहा है। ओके, तो आप पूछ रहे हो ये क्यों हुआ, ये पूछ रहे हो? हाँ मैं इसलिए बोल रही हूँ, देखो हमें नो सोल्यूशन चाहिए। सपोज करो -5a+5 भी 0 है एंड 1 - 2b भी 0 है, तो मेरी लास्ट रो क्या बनेगी, 0 0 0 0। तो यहाँ से क्या मिल गया, 0 = 0 मिल गया। अब इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी थोड़ी है, ये हमें कैसा चाहिए कि यहाँ पे कोई नॉन जीरो वैल्यू है। मतलब अगर मैं b की वैल्यू सपोज 1 ले लूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, 1 - 2b इज -1 अगर b की वैल्यू 1 है। तो इस केस में 0 = -1 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो हमें यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी मिल रही है। वेयर एज अगर मैंने b की वैल्यू हाफ रख दी, तो मेरे को 0 = 0 फॉर्म मिल जाएगा, जो हो सकता है। फिर तो नो सोल्यूशन की कोई बात ही नहीं आई ना, फिर तो सोल्यूशन हमें मिल सकता है। इसीलिए नो सोल्यूशन के लिए हमें चाहिए कि ये चीज नॉन जीरो हो, सॉरी ये चीज 0 हो और ये चीज नॉन जीरो हो। ठीक है, तो मैम किसी भी क्वेश्चन में अगर a और b की वैल्यू पूछा रहेगा तो उसे हम ऐसे ही नॉट इक्वल्स टू 0 कर देंगे। देखो वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ये तो आपको अंडरस्टैंडिंग से आना चाहिए कि हम क्या करेंगे। हर क्वेश्चन का अलग अलग तरीका होता है, ज़रूरी नहीं है कि इस फॉर्म में आपको मिले, आपको कोई और फॉर्म में मिले। तो वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लो कि भाई कब नो सोल्यूशन आता है, कब सोल्यूशन यूनिक आता है और इन्फाइनाइटली में नहीं आता है। कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है करने का। स्टैंडर्ड तरीका सिर्फ यहाँ तक है कि आप मैक्सिमम इस फॉर्म तक में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने हैं कि हम अगर इसको 0 लेते, अब आपको ये बात तो समझ आ गई है कि अगर ये 0 होगा और ये नॉन जीरो होगा तो मेरे को कहीं इनकंसिस्टेंसी मिलेगी। तो और क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करना है। तो मोर यू प्रैक्टिस, एक्सरसाइज में बहुत क्वेश्चंस हैं। आप बोलोगे मैं आपको और बुक्स के और क्वेश्चंस दे दूंगी प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे और ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं एंड अदरवाइज ऑल्सो दे आर इम्पोर्टेंट आगे के लिए भी। ठीक है, तो ये कोई स्टैंडर्ड तरीका नहीं है करने का कि भाई ऐसा ही होगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके, फिर नो यूनिक सोल्यूशन में हमें क्या चाहिए? यूनिक सोल्यूशन में कब होएगा यूनिक सोल्यूशन, कब लगता है? जब मैम -5 इज इक्वल्स टू 1 - 2 देखो यूनिक सोल्यूशन तब होगा, मैं फिर से एक्लेन नहीं, जो भी फॉर्म मैंने अभी निकाली है मैं फिर से लिख रही हूँ। 1 1 5 0 0 1 3 3a minus 5 b b 0 0 minus 5a plus 5 1 minus 2b। ठीक है, तो अब हमें यूनिक सोल्यूशन चाहिए। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमें कि ये चीज सिर्फ इसको, हमें नहीं फर्क पड़ता यहाँ पे 0 हो या नहीं हो, लेकिन हमें चाहिए ये चीज नॉन जीरो हो। क्यों? अगर मेरा 5a -5a + 5 नॉन जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी नॉट इक्वल टू 1, यही आएगी। तो मतलब क्या हो रहा है, अब आप a की नॉट इक्वल टू 1 वैल्यू डाल के रखो। नॉट इक्वल टू 1 मतलब ये कुछ भी वैल्यू ले सकता है। आप a की वैल्यू अगर आप 1 डाल देते हो ये 0 हो जाएगा।
अगर ये 0 हो गया और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू है तो हो सकता है हमें यूनिक सोल्यूशन मिले, हो सकता है हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिले। तो जब a की वैल्यू सपोज नॉन इक्वल टू 1 में मैं a की वैल्यू 2 डाल रही हूँ, आप डाल तो कुछ भी सकते हो बट मैं आपको बस एक एग्जांपल से बता रही हूँ। अगर a की वैल्यू 2 हो गई तो क्या है 1 1 5 0 0 1 3 into 2 6 minus 5 1 b 0 0 minus 5 into 2 plus तो -5 और यहाँ मैं b को कुछ भी रख दूं, इट डजेंट मैटर। क्यों भाई, यहाँ से आप इसको एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करो नहीं करो, आपको पता है 5z माइनस 5z क्या है 1 माइनस 2b है, y प्लस z क्या है b के बराबर, और x प्लस वाई प्लस 5z क्या है 0 के बराबर। तो यहाँ से मुझे z की वैल्यू मिल गई 1 माइनस 2b अपॉन माइनस 5। अब b कुछ भी है, b इज नॉट लाइक योर k, ये याद रखना, आपका b k जैसी चीज नहीं कर रहा है, b एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर मैं b की वैल्यू 1 दे दूं तो वो एक फिक्स्ड आंसर दे देगा, ठीक है। b तो आपको अपने आप देना है, तो मैं b को कुछ भी ले सकती हूँ यहाँ पे, इट डजेंट मैटर। जैसे ही मैं एक b लूंगी मेरे को एक z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे को y क्या मिला b माइनस z विच इज इक्वल टू b माइनस 1 माइनस 2b अपॉन माइनस 5, और x क्या मिला x इज माइनस 5z माइनस y। तो आप y और z की वैल्यू पुट कर सकते हो और वैल्यू निकाल लोगे 1 माइनस 2b अपॉन माइनस 5 माइनस y मतलब b माइनस 1 माइनस 2b अपॉन माइनस 5। तो आप कैलकुलेशन तो आप लोग कर सकते हो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा डिपेंडिंग ऑन योर वैल्यू ऑफ b। b कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हमें एक यूनिक सोल्यूशन ही मिलेगा। ये बात क्लियर है, ठीक है, या कोई डाउट? मैम ये समझ नहीं आ रहा, देखो जो आपने a की वैल्यू 2 रखा है, अगर हम 1 रखते तो फिर क्या होता? अगर आप a की वैल्यू 1 रख देते तो क्या होता, यहाँ फर्स्ट शुरू में तो ये सेम आता 0 1, यहाँ पे अगर a की वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी -2 ये b है 0 0, यहाँ क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा 0 1 माइनस 2b। अब क्या हो रहा है भाई 0, थर्ड इक्वेशन को देखो 0 इक्वल टू 1 माइनस 2b आ रहा है। अगर मेरा b की वैल्यू हाफ है तो ये 0 इक्वल टू 0 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर b की वैल्यू हाफ नहीं है तो ये 0 नॉट इक्वल टू सम अदर वैल्यू आ जाए, 0 इक्वल टू 1 माइनस 2b आएगा विच इज नॉन जीरो। अगर b की वैल्यू हाफ नहीं है तो मेरे को इनकंसिस्टेंसी मिल जाएगी जैसे पीछे मिली है, ठीक बात है। b की वैल्यू सपोज और अगर b की वैल्यू हाफ है तो मेरे को 0 इक्वल टू 0 फॉर्म मिल गया, ठीक है, मिल गया। फिर क्या हो रहा है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली आप सोल्यूशन निकालो, क्या होगा सोल्यूशन में x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 0, y माइनस 2z इक्वल टू b, b की वैल्यू क्या है हाफ, 0 इक्वल टू 0। अब आपके कितने सोल्यूशन आ रहे हैं, यहां से एक ही आ रहा है या इनफाइनाइटली मेनी आ रहे हैं? आप z को क्या रख सकते हो, आप z को कुछ भी दे सकते हो वैल्यू, या y को कुछ भी। z को अगर मैं k ले लूं तो y की वैल्यू क्या है हाफ प्लस 2k, और x की वैल्यू क्या है x इक्वल टू माइनस 5z माइनस 5 विच इज इक्वल टू माइनस 5k माइनस 1/2 प्लस 2k। अब आप k को कहीं भी वेरी करो लो, इट डजेंट मैटर, k की वैल्यू 1 रखो तो आपको xyz एक अलग वैल्यू मिल जाएगी, k की वैल्यू 2 रखोगे xyz कुछ और मिल जाएगा। तो ये जब मैं b की a की वैल्यू 0 रख देती हूँ, सॉरी a की वैल्यू जब हम 1 रख देते हैं, इस केस में हमें दो केसेस मिलते हैं। क्या, या तो मेरे को अगर b की वैल्यू हाफ के बराबर है उस केस में मेरे को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और b की वैल्यू हाफ नहीं है तो मेरे को नो सॉल्यूशन मिल रहा है। तो मेरे को यूनिक सॉल्यूशन तो इनमें से कहीं नहीं मिला जब a की वैल्यू 1 रखी तो मुझे a की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 रखनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि जब a की वैल्यू 1 नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन क्या आया, ये आया b के फॉर्म में, यहाँ ये वाला सॉल्यूशन, ठीक है। कोई डाउट? नो मैम। फिर इनफाइनाइटली वेरिएंट सॉल्यूशन तो वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, अभी हमने डिस्कस किया, लेकिन फिर से करते हैं। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमें कब मिलेगा, जब मेरे पास, मैं फिर से एक्लेन फॉर्म, ये फॉर्म लिख रही हूँ, तो 1 1 5 0 0 1 3a minus 5b 0 0 minus 5a plus 5 1 minus 2b।
1 माइनस 2b। तो अब हमें चाहिए इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, मतलब मुझे a और b की ऐसी वैल्यू चाहिए कि मेरे को इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिले। तो वो कब मिलता है? अगर मेरी ये पूरी इक्वेशन 0 इक्वल टू 0 फॉर्म की हो जाए तो मिल जाएगा। ठीक बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ से अब 0 इक्वल टू 0 फॉर्म मतलब -5a प्लस 5 इज 0 एंड 1 माइनस 2b भी 0 हो जाए तो क्या होगा? a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हाफ पे। तो देखते हैं कैसा सोल्यूशन मिलेगा। 1 1 5 0 0 1 माइनस 2 1/2 एंड 0 0 0 एंड 0। ठीक बात है। अब क्या करना है? बस इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, आपको दिख रहा है यहां से? यस मैम। यस मैम। अभी हमने निकाला भी है ऊपर, वही चीज कर रही हूं मैं फिर से, लेकिन आपको अब इतना पता चल जाना चाहिए कि कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। आप चाहे तो कल मैंने रैंक की कंडीशंस भी बताई थी कि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड फॉर्म की रैंक के रिलेशन से भी आप चीजें कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्म मुश्किल लगता है तो। बट मैं सजेस्ट करूंगी आप रैंक वाली जो कंडीशन है याद रखो। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रैंक की कंडीशन के थ्रू बताओ कि कैसा सोल्यूशन आएगा, तब तो आपको रैंक का कंडीशन लगाना ही है। अदरवाइज अगर आप सिंपली अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम करो तो वो ज्यादा अच्छा होगा, वो हमेशा याद रहेगा। रैंक वाली कंडीशन तो अभी एग्जाम के लिए पढ़ोगे भूल जाओगे, लेकिन अगर लॉजिक से काम करोगे तो आप ये कभी भी नहीं भूलोगे कि ऐसे सिस्टम के कब यूनिक सोल्यूशन होते हैं, कब इनफाइनाइटली मेनी होते हैं, कब नो सोल्यूशन होते हैं। ठीक है। रैंक वाला तो मैं बस ये सजेस्ट करूंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज आप हमेशा अपना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। दैट्स इट। इधर से आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिल जाएंगे। आप z की वैल्यू k रख दो, आप y को भी k रख सकते थे, कुछ भी रख दो, इट इज योर फिश। तो y क्या आया? 1 प्लस 2k और x प्लस 1/2 प्लस 2k प्लस 5k इज 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -7k माइनस 1/2। तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिले हैं ये वाले। कब? जब मेरी a की वैल्यू 1 थी और b की वैल्यू हाफ थी तब। तो हमने सारे केसेस कर लिए कि कब मुझे यूनिक सोल्यूशन मिलता है, कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलता है, कब नो सोल्यूशन मिलता है। ठीक है। कोई डाउट? ओके। फिर हम आते हैं होमोजीनियस सिस्टम पे। अब होमोजीनियस, अभी तक तो मैंने आपको ये भी नहीं बताया नॉन होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है। तो जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए हैं वो ऐसे क्वेश्चंस जो है वो नॉन होमोजीनियस थे। नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस का मीनिंग क्या है? जब मैंने सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखी तो ऐसे फॉर्म में लिखी, ax इक्वल टू बी फॉर्म में, जहाँ पे a मेरी कोई मैट्रिक्स है, x मेरा वेक्टर है जो मुझे जानना है और b राइट साइड वाली वैल्यू है। ठीक है। कोई डाउट? इसको मैं कैसे लिखती हूँ? a11 x1 प्लस a12 x2 सो ऑन टिल a1n xn इक्वल टू b1, a21 x2 प्लस a22 x2 सो ऑन टिल a2n xn इक्वल टू b2 एंड सो ऑन am1 x1 प्लस am2 x2 प्लस सो ऑन टिल amn xn इक्वल टू bm। ठीक है। वी हैव m इक्वेशंस एंड n अननोन्स या n वेरिएबल्स हैं इसमें। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप मैट्रिक्स A बनाओगे, x वेक्टर होगा आपका x1 x2 xn का, और b है ये b1 b2 bm का, ये हम कर चुके हैं। अब अगर आपका b 0 हो जाता है, मतलब b1 इक्वल टू b2 इक्वल टू डॉट 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 bm, ये सारी वैल्यू 0 हो जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ax इक्वल टू b इज एक्चुअली व्हाट? ax इक्वल टू 0। ऐसे सिस्टम को हम होमोजीनियस कहते हैं। ठीक है। एंड अगर आपका b नॉन जीरो है, b नॉन जीरो होने का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट, ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का। ठीक है। धीरे धीरे साइन समझने लगो, एनालिसिस अलजेब्रा में आपके बहुत काम आएंगे। ये साइन होता है देयर एग्जिस्ट का। देयर एग्जिस्ट मतलब एक तो एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन bi such that bi is नॉन जीरो। मतलब b1 b2 bm में से एटलीस्ट एक तो अगर नॉन जीरो होगा तो मेरा b नॉन जीरो हो जाएगा। b क्या है? मेरा वेक्टर b1 b2 से लेकर bm का वेक्टर है। दिस इज नॉन जीरो। इसका मतलब क्या है भाई? इनमें से एक भी नॉन जीरो हुआ तो ये वेक्टर नॉन जीरो होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 0 0 0 भी ले लूं मैं, दिस इज अ नॉन जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि ये नॉन जीरो है।
तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बी आई सच दैट बी आई नॉन जीरो है। ऐसा अगर एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, नॉन होमोजीनियस। तो अगर आप देखो हमने आज जो क्वेश्चंस करे हैं ये नॉन होमोजीनियस वाले हैं। अगर ये करें 0B1, यहाँ पे B तो चलो कुछ भी हो सकता है निकालना है, लेकिन A क्या है, ये क्या है 1, दिस इज अ नॉन जीरो वैल्यू। ठीक है, तो जब भी राइट साइड में एटलीस्ट एक वैल्यू भी आ जाए मेरे पर नॉन जीरो, तो हम उस सिस्टम को नॉन होमोजीनियस कहते हैं। तो हमने अभी सॉल्यूशन, कुछ भी अंतर नहीं है, बिल्कुल भी कोई, जो हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। अगर कोई अननोन वैल्यू ए बी लैम्डा वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिल्कुल उसी तरीके से करना, कुछ भी अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर कहाँ आता है, अगर मैं एक होमोजीनियस सिस्टम लेती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि इस सिस्टम का कोई भी सोल्यूशन नहीं हो? जब मैं ax इक्वल टू बी करती हूँ तो मैंने आपको बताया था कि 3 केसेस आ सकते हैं, कौन से, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मैंने ये भी बताया था कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 ही सोल्यूशन आए, नहीं हो सकता। अगर फाइनाइटली मैनी आते हैं तो एक ही आएगा, नहीं तो इनफाइनाइटली मैनी आएंगे, हमने इसका प्रूफ भी किया था। बट जब मैं ax इक्वल टू b की बात करती हूँ तो मेरे को ये 3 मिलते हैं। अब जब मैं b को 0 रख दूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन हो? आप कुछ ऐसा x ढूंढ सकते हो जो हमेशा इसे सेटिस्फाई करेगा? कोई माइंड में आ रहा है? नहीं आ रहा? अगर मैं कैपिटल X को 0 रख दूं तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा इसे? यस मैम। A इंटू 0 इज 0, मैट्रिक्स A है, 0 मतलब 0 0 0 वेक्टर। आप 0 वेक्टर को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 0 0 0 ही तो मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा। तो मतलब इसने सेटिस्फाई कर दिया राइट हैंड साइड को। राइट साइड क्या है आपका, 0 ही तो है, इट इज योर 0 वेक्टर। तो ax इक्वल टू 0 जो सिस्टम होता है, मतलब जो आपका होमोजीनियस सिस्टम होता है, लीनियर होमोजीनियस सिस्टम, वो कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होता। इट इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो है ही, बिकॉज इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक भी हो सकता है, सिर्फ x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, नहीं तो इसके इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता है x इक्वल टू 0 तो इसको सेटिस्फाई करता ही करता है। ओके, कोई डाउट इस पे? तो ax इक्वल टू 0 मतलब ये कैसे केसेस रखता है, सिर्फ यूनिक की एंड इनफाइनाइटली मैनी, बस। और जब यूनिक होगा तब क्या होगा, यूनिक होगा तो कौन सा सॉल्यूशन होएगा, x नॉट इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 0। यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब है भाई, एक सोल्यूशन है, हमें पता है एक सोल्यूशन कौन सा है, x इक्वल टू 0। x नॉट सिर्फ मतलब अगर यूनिक आता है, देखो जब नॉन होमोजेनियस सिस्टम था, जब हम पहले करते थे तब हम बोलते थे कि यूनिक सोल्यूशन होएगा। अब वो सोल्यूशन क्या होगा वो तो हमारे सिस्टम पे डिपेंड करता है। अब जब ax इक्वल टू 0 की बात करें तो अगर यूनिक सोल्यूशन आता है तो मुझे साफ दिख रहा है कि भाई इसका एक सोल्यूशन x इक्वल टू 0 है ही, और मैं कह रही हूँ इसका यूनिक सोल्यूशन है। जब एक ही सोल्यूशन है और एक ही सोल्यूशन हमें पता ही है तो वही तो होएगा। और अगर इनफाइनाइटली मैनी है तो बहुत सारे होंगे, x इक्वल टू 0 विल बी इंक्लूडेड इन दिस, लेकिन बहुत सारे होंगे, बस, और कोई अंतर नहीं है। तो बस ये याद रखना, ये चीजें पूछी भी जाती हैं और आपको पता भी होना चाहिए, देखते ही पता चल जाना चाहिए कि ax इक्वल टू 0 कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी कंसिस्टेंट। और इसका एक सोल्यूशन कौन सा होगा, डेफिनेटली x इक्वल टू 0। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंपल एक एग्जाम्पल करते हैं, से x प्लस 2y प्लस 3z इज 0, 2x प्लस 3y plus 4z is 0 and 7x plus 13y plus 19z is 0। तो मेरी 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं इसमें, और ये सिस्टम कैसा है, ax इक्वल टू 0 फॉर्म का है, इसमें b क्या है, 0 है।
राइट साइड में सब जीरो है। तो अगर हम इसकी ऑगमेंटेड फॉर्म लिखें तो कैसी होएगी? 1 2 3 4 7 13 19। तो दिस इज योर ऑगमेंटेड फॉर्म ए इज टू बी, जहाँ पे बी क्या है? आपका जीरो पार्ट ले रहा है। अब करना कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेम है। कुछ जो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया नॉन होमोजीनियस सिस्टम के लिए किया, वैसे ही हमें इसके लिए भी करना है। कुछ भी अंतर नहीं है, बस इतना आपको डिफरेंस सिर्फ यहाँ आता है कि कभी भी इसका नो सोल्यूशन नहीं आएगा, दैट्स इट, और कुछ भी अंतर नहीं है। तो निकालो, बताओ एक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें? R2 में चेंज करेंगे, R2 माइनस 2R1। तो R2 माइनस 2R1, तो ठीक है 1 2 3 0 0 माइनस 1, ये क्या होएगा? क्या होगा भाई? 4 माइनस 6 माइनस -2 और ये 0 रहेगा। और यहाँ क्या आएगा? R3 में चेंज 7R1, R3 R3 माइनस माइनस 7R1, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा -1, और ये क्या होगा? 19 माइनस 7 इंटू 3 विच इज -2, और ये 0 ही रहेगा। अब क्या करें? R2 में माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। R2 में चलो -1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो 1 2 3 0 0 1 2 0 और 0 -1 -2 0, ठीक है। अब क्या करें? R3 में चेंज करेंगे, R3 प्लस R2। R3 प्लस R2, तो 1 2 3 0 0 1 2 0 और 0 0 0 0, यही हो जाएगा। अब ये एक्लियन फॉर्म में है, सॉल्यूशन कैसा लिखेंगे? क्या होगा इक्वेशंस? x plus 2y plus 3z equals to 0 एंड y plus 2z और ये 0 = 0, तो इससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई करेगा, और वैसे भी होमोजीनियस में करना ही करना है। इधर से कैसे सॉल्यूशन मिला, मतलब यूनिक है या इनफाइनाइटली मैनी है? कैसे सॉल्यूशन है भाई? इनफाइनाइट है। क्यों? आप z की वैल्यू k रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2k, और x प्लस 2 इंटू -2k, मतलब मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो प्लस 3 इंटू k इज 0, तो x माइनस 4k प्लस 3k इज 0, तो हमें x क्या मिल गया? k के बराबर। तो हमारा सोल्यूशन कैसा है? k -2k एंड k where my k belongs to my रियल नंबर। अब मैं k कुछ भी लूँ, मेरे को एक सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर मैं k को 0 रख देती हूँ तो मेरे को 0 0 0 भी एक सोल्यूशन मिल रहा है, वो तो हमें पता है मिलेगा ही मिलेगा होमोजीनियस में। लेकिन आप k की वैल्यू 1 रखो, -1 रखो, 0.5 रख दो, 0.1 रख दो, कुछ भी रख दो, आपको इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन इस सिस्टम के मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसा केस था होमोजीनियस सिस्टम का, ax = 0 फॉर्म के सिस्टम का, सच दैट इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन थे, ठीक है। कोई डाउट? अगर मैम 0 = 0 नहीं होता तो वो होमोजीनियस नहीं होता। देखो यहाँ पे हमेशा ही 0, यहाँ तो हमेशा ही 0 है, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता, राइट साइड में तो यहाँ पे हमें पता है 0 है, ठीक है। लेफ्ट साइड में सपोज 0 नहीं होता तो क्या होता? 1 होता, मतलब सपोज यहाँ पे 1 आ जाता, सपोज, तो क्या होता? z = 0 आ जाता मेरा सोल्यूशन, एक ई वाली इक्वेशन। ऐसा भी हम ये करेंगे, नेक्स्ट में वही करा रही हूँ। लेकिन 0 = 0 इसमें जब आ गया है तो हमने देखा कि अब मतलब 2 इक्वेशंस हैं और 3 अननोन्स हैं, तो हमारे को इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये 0 = 0 तो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ax = 0 फॉर्म में कभी भी 0 = 5 ऐसे तरीके की चीजें मिल ही नहीं सकती। क्यों? राइट साइड में कभी 5 आएगा ही नहीं, यहाँ पे b 0 है, तो राइट साइड में कैसे 5 आ सकता है? नहीं आ सकता। लेफ्ट साइड में कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, नॉन 0 भी आ सकता है यहाँ पे नंबर, लेकिन राइट साइड में हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब हम यूनिक सॉल्यूशन का भी केस करते हैं, सो गया कि आपको और क्लियर हो जाए। तो अगर हम इक्वेशन लें, मैम हाँ जी,
हमारा z इक्वल टू 5 होता तो होमोजीनियस होता। z इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे यस मैम। रख रहे हो, यहाँ पे? यस मैम। नहीं, तब तो b आपका नॉन जीरो हो गया, यस मैम। है ना? तब तो फिर होमोजेनियस रहा ही नहीं, तब नॉन होमोजेनियस सिस्टम बन गया। ओके, तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही करते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड इज 0, माइनस 3x प्लस वाई माइनस 4z इज 0, 7x minus 3y minus 9z is 0 and 4x minus 2y plus 5z is 0। तो ये कैसा सिस्टम है? कितने इक्वेशंस हैं? 4 इक्वेशंस हैं। अननोन्स कितने हैं? 3 अननोन्स हैं। तो 4 इक्वेशंस एंड 3 अननोन्स। तो करते हैं, एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 1 minus 3 7 4, 1 1 minus 3 minus 2, 1 minus 4 minus 9 5 एंड राइट साइड में 0 0 0 0। ठीक है, तो ये आपकी सिस्टम है। अब करो एक्लेन फॉर्म में कन्वर्ट। चलो मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम देती हूँ, आप लोग खुद एक बार ट्राई करो। ठीक है, 2 मिनट लो, आराम से ट्राई करो, फिर मैं भी करूँगी सो। आवाज नहीं आ रही है। हुआ? किसी का आया? मैम हो गया। क्या आया सॉल्यूशन? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है y माइनस 1/4z इक्वल टू 0। बस यही है ये, मतलब मैम आपको ये इंडिपेंडेंटली मैंने सॉल्यूशन मिल रहे हैं इसमें। कैसे सॉल्यूशन है फिगर आउट करो। ओके मैम।
मैम हो गया। हो गया? क्या आया सॉल्यूशन? सॉल्यूशन 0 0 0 आया इसका। ठीक है, और होगा? ओके, तो करते हैं ट्राई। क्या होगा पहला स्टेप? R2 में R2 going R2 to R2 plus plus 3R1. 3R1। R2 going to R2 plus 3R, 1 1 1 या 0, यहाँ पे 0 होगा या क्या होगा? Minus 0। फिर यहाँ और नेक्स्ट R3 going to R3 minus 7R1. तो यहाँ 0, यहाँ पे Minus -11 या -10 आएगा ना यहाँ पे? minus 16. -16, 0. फिर नेक्स्ट R4 going to R4 minus तो यहाँ क्या आएगा? 0 minus 6 1. 190, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप R2 going to R2 divided by 4. ठीक है, तो 1 1 1 0 1 minus 1 by 4. -1/4 0, और यहाँ पे एज इट इज रखते हैं। नेक्स्ट आप क्या करें? अब क्या करेंगे भाई? R3 plus 6R2। 6 क्यों? प्लस 10 करो, इसको 0 करना है ना? या फिर मैम R3 डिवाइडेड बाय -10 भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, तो मैं यही कर रही हूँ। 1 1 1 0 0 1 -1/4 0, देन 0 0, यहाँ क्या आएगा? -16 प्लस 10 इंटू -1/4, तो क्या बना ये? -16 -5/2, तो 32 प्लस 5 37, -37/2 0, और इधर क्या कर सकती हूँ मैं लास्ट इक्वेशन के लिए? क्या? I'm going to either R4 plus 6R2, तो 0 0 1 प्लस 6 7 0। अब क्या करें? अगर मैं R3 पे R3 इंटू -2/37 कर दूं तो कोई दिक्कत है? 1 बन जाएगा वो, तो क्या होगा? 1 Yes. 0 0 1 -1/4 0 0 0 1 0, ठीक है, एंड 0 0 7 0। अब क्या करें? R4 डिवाइडेड बाय R4 को डिवाइड भी कर सकते हो, लेकिन मैं सीधा सीधा इसे माइनस कर रही हूँ, ठीक है? आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 स्टेप्स में भी चल सकते हो। आप चाहे तो नहीं भी करते, आप यहीं से सॉल्यूशन निकाल लेते, तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक्लिन फॉर्म में नहीं भी है तो कोई नहीं होता, आपको एट द एंड आपको सॉल्यूशन चाहिए, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करके। एनीवेज, तो ये आपका एक्लिन फॉर्म में आ गया। अब इक्वेशन बताओ क्या होगी? X by 4 equals to 0. Z और नेक्स्ट तो 0 तो अब z की वैल्यू 0 आ गई, तो इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो हमें सोल्यूशन क्या मिला? 0 0 0, बस। तो ये ऐसा सोल्यूशन मिला, हमें यूनिक सोल्यूशन मिल गया। इसके अलावा हमें कोई भी सोल्यूशन इसमें नहीं मिला। तो अब हमने
वो कैसे आया, देखो लास्ट क्वेश्चन के लिए आप मुझसे पूछ रहे थे व्हाट इफ यहाँ पे 5 हो या यहाँ आप कुछ पूछ रहे थे, तो वो ऐसा सिस्टम है कि लास्ट इक्वेशन तो 0 इक्वल टू 0 आ गई, यहाँ पे कैसे आई है, यहाँ पे z इक्वल टू 0 फॉर्म, राइट साइड पे 0 हो नहीं हो हमें नहीं फर्क पड़ता, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर 0 होता, अगर यहाँ 1 की जगह 0 होता तो इनफाइनाइटली मैनी दे देता, लेकिन यहाँ पे क्या है z, यहाँ पे मुझे z मिला, जैसे ही z मिला वैसे ही मुझे y मिल गया, फिर हमें x मिल गया, दैट्स इट। तो दिस इज योर यूनिक सॉल्यूशन 0 0, और यूनिक आता है तो होमोजेनियस में यूनिक होता ही 0 0 0, उसके अलावा और कोई नहीं सॉल्यूशन हो सकता अगर यूनिक है तो। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, तो एक क्वेश्चन एग्जाम्पल है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, वैसे कि जो अब फाइंड द वैल्यू ऑफ से लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। होमोजेनियस में करना एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हम पहले करते हैं। तो ये हमारा 3 इक्वेशंस हैं, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 इक्वेशंस, 3 अननोन्स। आपको बोला है कि k की वैल्यू निकाल लो, वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस सिस्टम हैज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब नॉन ट्रिवियल क्या होता है भाई, करा है कभी ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन? तो हम होमोजेनियस सिस्टम में ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ट्रिवियल मतलब भाई यही होगा, हमें पता है होमोजेनियस सिस्टम में 0 तो सॉल्यूशन होता ही होता है, तो हमारे लिए जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होमोजेनियस के लिए है वो है 0 0 0, मतलब x इक्वल टू 0 जो है वो मेरा ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। नॉन ट्रिवियल का क्या मतलब है कि भाई मेरे को इसका एक्स वाई जेड 0 0 0 आ जाए कोई नहीं, वो तो हमें पता है सॉल्यूशन है, लेकिन एक्स वाई जेड मेरे को एक एटलीस्ट ऐसा मिले जो नॉन जीरो भी हो और इसे सेटिस्फाई करे, उसको हम कहते हैं कि इट इज ए नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो मतलब इस केस में जब ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो कैसा सॉल्यूशन होता है, मतलब यूनिक होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कैसे होगा? यूनिक। यूनिक। क्यों? क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है, इट हैज टू बी यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में जब नॉन ट्रिवियल आता है तो कैसा सॉल्यूशन होगा? मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि भाई या तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन आता है या इनफाइनाइटली मेनी, तो अगर एक भी एक्स वाई जेड नॉन ट्रिवियल मिल गया, मतलब एक भी एक्स वाई जेड नॉन जीरो मिल गया, हमें बहुत सारे मिल जाएंगे नॉन जीरो वाले। ओके, तो ये बुक एक्चुअल में ये क्या फ्रेम करना चाह रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट दिस सिस्टम, एस डॉट डी होता है सच दैट, ठीक है, कभी कभी शॉर्ट में लिख देते हैं ऐसे, सच दैट दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनका कहने का मतलब यही है, बस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे वो आपको पता होना चाहिए, टेक्निकल टर्म्स। तो सिस्टम का एक्लेन फॉर्म बताओ, एक्लेन नहीं सॉरी ऑगमेंटेड फॉर्म बताओ। 1k 30 0 3 है 30 4 3k 0 2 1 2 0 2 1 2 0। अब कुछ नहीं करना वही है, क्या करेंगे भाई, स्टेप्स R2 going to R1 R2 minus 2R1। 4R1, तो क्या हो गया 1k3 0, ये बना 0, ये बना 3 माइनस 4k, और ये क्या है k माइनस 12, और ये हो गया आपका 0। ये क्या बनेगा, R3 minus R1 2R1। तो ये हो गया 0, ये होगा 1 माइनस 2k, ये होगा 2 माइनस 6, और ठीक है -4। अब क्या करें, क्या कर सकते हैं भाई, क्या मैं इसको 1 कन्वर्ट कर सकती हूँ, कर सकते हैं, कैसे करेंगे, इसको 1 लेना है तो हम क्या करें, अरे क्या करें, क्या
क्या कर अगर 3 प्लस 2 से डिवाइड कर दें। R2 को डिवाइड करेंगे R2 बाय 3 माइनस 4 के, लेकिन 3 माइनस 4 के नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, मतलब k की वैल्यू 3/4 नहीं होनी चाहिए, तभी आप डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो डिनोमिनेटर में जीरो वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है फिर। ठीक है, तो इस केस में आप डिवाइड कर सकते हो। 0 ये हो गया 1 और ये क्या बना k माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 4 के, ये हो गया 0, दिस इज 0, 1 माइनस 2 के माइनस 4 एंड 0। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, बताओ। इसको हमें 0 करना है, तो कैसे करेंगे, क्या करें, इस पे क्या माइनस करें कि ये 0 हो जाए। 1 माइनस 2 के पे माइनस 1 टाइम्स क्या माइनस करें कि ये 0 होगा, क्या माइनस होगा, 1 माइनस 2 के 1 माइनस 2 के, तो R3 गोइंग टू R3 माइनस 1 माइनस 2 के इंटू R2, तो क्या बनेगा 1 के 3 0 0 1 के माइनस 12 3 माइनस 4 के, ये 0 है, देन 0 ये 0 हो गया, और ये क्या बना -4 माइनस 1 माइनस 2 के इंटू के माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 4 के। ठीक बात है, तो ये क्या बना -4 माइनस 3 माइनस 4 के। कैलकुलेट कर सकते हो ये चीज, मैं सिंपली इसी चीज को लिख रही हूं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ये हो गया 0। ठीक है, कोई डाउट इस पे, मैंने क्या किया, सिंपली ये वाला अप्लाई किया, बस थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई है। अब आपको क्या करना है, आपसे पूछा गया है कि इस सिस्टम का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होगा, मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होगा, कब होगा भाई, क्या लगता है कब होगा, जब R3 0 हो जाए, R3 मतलब पूरी रो ये चीज मेरी 0 हो जाए, 0 इक्वल टू 0 फॉर्म आ जाए, तब क्या होगा, जब ये 0 इक्वल टू 0 फॉर्म आएगा तब मेरा कुछ ना क्या इक्वेशंस बनी है, x प्लस के y प्लस 3z इज 0, y प्लस k माइनस 12 वॉट एवर द वैल्यू ऑफ k इज, z इज 0, और लास्ट में अगर मुझे 0 इक्वल टू 0 फॉर्म मिल गया तो जो भी k वैल्यू पे मेरे को 0 इक्वल टू 0 फॉर्म मिलेगा पहले मैं उसे पुट कर दूंगी, उसके बाद मैं देखूंगी कि z की वैल्यू k रख सकती हूँ, k नहीं कुछ और, अब k वैल्यू तो ये है कुछ लैम्डा रख सकती हूँ, तो मेरी y की वैल्यू कुछ आ जाएगी और फिर x की आ जाएगी। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमें कब मिलेगा, जब ये वैल्यू मेरी 0 होगी, मतलब -4 माइनस 1 माइनस 2 के k माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 4 के इज 0। तो कैलकुलेट कर लो ये कब 0 होगा, कर सकते हो कैलकुलेट, -4 इक्वल टू 1 माइनस 2 के k माइनस 12 अपॉन 3 माइनस 4 के, तो बस कैलकुलेशन करनी है। तो ये कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रही हूँ, आप ये कैलकुलेशन करोगे और चेक करोगे क्या बुक का आंसर और आपका आंसर सेम आया, नहीं आया तो मतलब कुछ गड़बड़ करी हमने कहीं कैलकुलेशन में। ठीक है, निकाल लोगे, इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता है। ठीक है, तो मतलब ये चैप्टर जो है, मतलब जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ था नहीं इतना ज़्यादा, बस कुछ चीज़ें आप ऑलरेडी स्कूल पे करके आए हो, कुछ चीज़ें हमने आपको एक्स्ट्रा बताई हैं, नहीं भी तब समझ आया तो अब अच्छे से कर लो, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, बट अदरवाइज भी ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। ठीक है।